देखो बच्चों, आज का विषय हमारा है इतिहास का। और आपको आज बताएंगे हम कि भारत में भाई समय समय पर इतिहास नया नया बदला। जो लोग भारत में आए, चाहे वो लूटने के वास्ते आए हों, चाहे राज्य करने के वास्ते आए, हमारे देश में विदेशियों का आक्रमण जो था शुरुआती काल से रहा है। हमारे देश की अटल संपदा को देखकर लोग लालायित होते थे, भाई आते थे। तो भैया किसी ना किसी प्रकार से देश में विदेशी लोग आते रहे। अब आप ये समझो कि जैसे कहा जाता है कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, ये बात बिल्कुल सही है। तो भैया किसी को धन की आवश्यकता पड़ी तो लूटने के वास्ते आया, किसी को यहाँ की संपदा धन दिखा तो राज करने के वास्ते आया। तो बात कर रहे हैं हम लोग आज हैं कि भारत में परिस्थितियाँ कोई भी नहीं हो, नए से नए लोग भारत में आए, यहाँ रहे या अथवा लूट कर वापस चले गए। तो आज बात करते हैं हम लोग कि भारत में तुर्क आक्रमण जो हुआ है, या कह सकते हैं कि भारत में मुस्लिम आक्रमण जो हुए, उनमें यदि सफल आक्रमण की बात की जाए तो सबसे सफल आक्रमण रहा है मोहम्मद बिन कासिम का। ऐसा नहीं कि इससे पहले आक्रमण नहीं हुए थे, सिकंदर के ज़माने से आक्रमण चल रहे थे, वो भी आया, भाई भारत से लौट गया, जीत नहीं सका, बहुत सी बातें रहीं, और ये भैया आया। तो कुल मिला के जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो इसके पहले भी काफ़ी लोग आए, राजपूत कॉलोनी वगैरह हुए, राजपूत वगैरह थे इस समय, या जो राजा थे भारत के उनसे हार के वापस चले गए। तो बात की जाए यदि सबसे सफल आक्रमण की, तो सबसे सफल आक्रमण रहा है मोहम्मद बिन कासिम का। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया। बच्चों, किसी भी व्यक्ति की आने की कोई न कोई खास वजह रही होती है, उसी वजह के लिए वो आता है। जैसे बात करते हैं मोहम्मद गजनवी आया, तो वो क्यों आया था? भाई वो आया था, उसके यहाँ सैनिकों का पैसा देना था, उसके बाद धन की समस्या, धन को लूटने के लिए आया था। तो इसके पास क्या समस्या रही, क्या कारण रहा, क्या वजह रही कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया? देखो बच्चों, चलते हैं आज भारत में मुस्लिम आक्रमण की ओर। पहले इसका परिचय हम लोग जान लें कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत को लूटने के लिए नहीं आया, बल्कि कहा राज्य करने नहीं आया, सिर्फ भारत में आया। आप इतने याद रखो क्योंकि हम बताएंगे आपको वजह क्यों आया था ये। पहले जानो परिचय इसका। इसका भैया नाम था मोहम्मद बिन कासिम, और इसके पिता का नाम, आप नाम को उल्टा कर लीजिए तो आएगा कासिम बिन, अब मोहम्मद की जगह आप कर दीजिए यूसुफ, बाकी नाम वही रहेगा। कासिम बिन यूसुफ इसके पिताजी थे। तो अच्छा, इसके पिताजी इसके बचपन में बहुत छोटा था, तभी एक्सपायर हो गए, भाई ख़त्म हो गए, निधन हो गया उनका। तो भैया जब छोटा था तो इसकी शुरुआती शिक्षा, या कहा जाए इसको युद्ध करने की कलाओं से परिचित नहीं था। तो इसके चाचा जी थे, चाचा ने इसको सब कुछ सिखाया, युद्ध करना सिखाया, शिक्षा दी, भाई सब कुछ चाचा ने सिखाया। और जब इस सीख के थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको चाचा ने सिपह सालार के पद पर नियुक्त करा दिया। तो ये क्या बन गया वहाँ का? सिपह सालार। एक बात जान लो आप, इसका जन्म जो हुआ था आधुनिक सऊदी अरब में हुआ है, शहर का नाम था ताइफ। तो ये बात आती है कि शहर में पैदा हुआ था, ये ताइफ शहर में पैदा हुआ था, जो प्रेजेंट टाइम क्या है, सऊदी अरब का भाग था। और इसके पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ है। चचा इसके जिसने इनका भाई लालन पालन किया था, उनका नाम है हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ नाम था उनका, और जो प्रेजेंट टाइम वहाँ के राज्यपाल थे। बच्चों, वहाँ पर क्या था, कबीलाई लोग रहते थे। तो वहाँ पे कई प्रकार के कबीला थे, जिनमें इनके चाचा जो थे वहाँ पे कबीला भी थे। और आपको बता दें कि वहाँ पे जो कबीला था इसका, जिसका सदस्य था, उसका नाम था अलसफीक या अलफत कीफ नाम का कबीला था, जिसका सदस्य था। आप जानो, अलत कीफ नाम का जो कबीला था उसका ये था सदस्य। राज्यपाल हो गए भाई, इसके चाचा थे, उन्होंने इसका सब कुछ किया। जब ये बड़ा हुआ तो चाचा की लड़की थी, उसका नाम था जुबैदा। इसके साथ चाचा ने क्या किया, शादी कर दी, इसकी निकाह करा दिया। तो एक हिसाब से देखा जाए ये अपने चाचा का भतीजा भी है और चाचा का दामाद भी हो जाता है। उसके बाद क्या होता बेटा, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मैंने बताया था अभी आपको, कबीला चलते थे, कबीला थे। तो वहाँ के जो खलीफा थे, जैसे राजा हमारे यहाँ होता वहाँ का खलीफा था, तो खलीफा का नाम था खलीफा अल वलीद। खलीफा अल वलीद थे वहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के खलीफा थे, उनका नाम क्या था, खलीफा अल वलीद। अच्छा, खलीफा अल वलीद
कि खूब अच्छी तरीके से अपने छोटे भाई से नहीं बनती थी। छोटा भाई था उनका सुलेमान अब्द मलिक था। ये हर समय सोचता था कैसे भी अपने बड़े भाई को हटाकर स्वयं खलीफा का पद ले लिया जाए। तो कह सकते हैं कि इसका छोटा भाई कूटनीति करता था अपने बड़े भाई खलीफा अल वलीद को हटाने के लिए। अल वलीद के बहुत चहीते थे इसके चाचा हज्जाज बिन यूसुफ, जो वहाँ के क्या थे, राज्यपाल थे। तो इसकी जो भाई छोटे भाई की खूब चल नहीं रही थी कि जो अपने बड़े भाई को हटाकर उनको वहाँ गद्दी ले लेता, हटा पाता। ये सब कुछ वहाँ चल रहा था, ऐसा दौर वहाँ का था। ये भाई 17 वर्ष का था और सेनापति भी था, और मकरान नामक स्थान में इसकी वो का सेनापति था। सब कुछ सही था। तो आपने समझा इसके चाचा हज्जाज बिन यूसुफ का दामाद भी है और भतीजा भी है, उसकी बेटी जुबैदा से शादी भी कर लेता है। यहाँ तक तो ठीक था। अब आखिर क्या वजह रही, इसने मात्र 17 साल की उम्र में भारत पे आक्रमण किया और उसको लूटा, और लूटने के बाद आगे भी योजनाएं बना रहा था आगे जाने की। क्या ऐसा हो जाता है? तो होता क्या है भाई, श्रीलंका का जो राज्यपाल है, तो लंका का राज्यपाल क्या करता है, भारत में, अब समझो रास्ता तो भारत से होकर था, तो श्रीलंका का राज्यपाल जो है यहाँ के लिए ताइफ शहर का जो तुम्हारा राज्यपाल है हज्जाज बिन यूसुफ के लिए कुछ उपहार भेजता है। जब उपहार भेजता है तो भाई उपहार भेजेगा, कुछ सामान वगैरह भेजता है, तो वो सामान जा रहा था भारत होके। और जो आज प्रांत अलग हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रूप में, ये कभी भारत में ही हुआ करते थे। उस समय की बात की जाए, ये सब भारत के अभिन्न हिस्सा थे। तो जब ये निकला तो सिंध का राजा था दाहिर। तो जब भारत से निकला सामान तो सिंध का राजा था दाहिर, और दाहिर के राज्य में वो सब सामान लूटा गया। समझो कहानी भाई, लंका का जो है, लंका का राज्यपाल ले जाता है, तो लंका का राज्यपाल ले जाएगा, राज्यपाल सामान भिजवाता है उपहार के रूप में, कहाँ भिजवाता है, सऊदी भिजवाता है इसके पास, राज्यपाल के पास। रास्ते में वो लूटा जाता है। लूटा कहाँ जाता है, सिंध में लूटा जाता है। जब सिंध में लूटा जाता है तो इस बात की खबर भाई, लूट जाता है तो सबको सब मारे जाते हैं साथी, एक साथी बच जाता है, वो जाके बताता जाकर है किसको, हज्जाज बिन यूसुफ को, कि हम उपहार ला रहे थे भाई, रास्ते में भारत में सिंध में हमारा वो सामान राजा दाहिर के राज्य में छीना गया है। तो भाई जब ये बात पता चलती है तो वहाँ से खत आता है, पैगाम आता है हज्जाज बिन यूसुफ का दाहिर के लिए कि हमारा सामान भाई वापस कर दो, क्योंकि जो सामान हमारे लंका से आ रहा था तुम्हारे राज्य में लूटा गया है, आप सामान वापस कर दीजिए। एक बात, और जिन्होंने लूटा है उनको पकड़ के आप सजा दीजिए। ये दो बातें वो लिख के भेजता है। दाहिर यहाँ का कुछ घमंडी टाइप का राजा था, वो कहता है हम तुम्हारा सामान वापस नहीं करेंगे, और जिन्होंने लूटा है उनको भी हम नहीं पकड़ेंगे, तुम्हें जो करना हो हमारा कर लो। ये बात पहुँचती है, कहाँ पहुँचेगी भैया, ताइफ बात पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी। जब ये बात वहाँ पहुँचती है तो पता किसको चलेगी, हज्जाज बिन यूसुफ को पता चलेगी। हज्जाज बिन यूसुफ पता चला कि वहाँ के राजा ने हमको मना कर दिया है सामान वापस करने से और उन विद्रोहियों को पकड़ने से। ये नाराज होता है और ये आदेश किसको देगा भाई, खलीफा अल वलीद जो आदेश देगा राज्यपाल को, राज्यपाल किसको अब आदेश देगा, सेनापति को तो आदेश देगा। आप सिपह सालार का मतलब सेनापति तो होता है, सेनापति को आदेश देगा। तो सेनापति कौन था उस समय, सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। तो ये चाचा इसका कहता है मोहम्मद बिन कासिम से कि तुरंत एक्शन लिया जाए। भाई उन्होंने ऐसा किया, मना कर दिया है, अब सेनाएं ले जाओ, सेनाएं उठाई जाएं और जाकर उसको सबक सिखाया जाए। किसको सबक सिखाया जाए, सिंध के राजा दाहिर सेन को सबक सिखाया जाए कि उसने ऐसा क्यों किया। भाई हमारा सामान छीना गया, हमारे साथियों को मारा, ये गलत किया। तो वो सबक सिखाने के वास्ते, या कहो राजा को हराने के वास्ते, मारने के वास्ते, सामान वापस लेने के वास्ते सिंध पे आक्रमण करेगा। कौन करेगा, मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण कर देता है। जब ये अपने अभियान पे चलता है तो इसके साथ मात्र 6000 सिपाही थे, बहुत कम सेना के लेकर टुकड़ी भी चल देता है। भाई आता है मकरान, तो मकरान तो इसका पहले से था, तो वहाँ मकरान से भी सेना ले लेता है खूब अच्छी तरीके से।
और जीतता हुआ आगे की ओर चल देता है। भाई मकरान में सेना इसको मिल जाएगी और फिर क्या करेगा भाई, और वहाँ पर जब आगे की ओर बढ़ेगा तो बीच में क्या करता है, ये किश्तियों के द्वारा समुद्र पार करता है और आ जाता है देवल, जो भैया पाकिस्तान का सिंध का कह सकते हो उस समय का बंदरगाह था, वहाँ आता है और वहीं बंदरगाह पर से ही ये मारकाट चालू कर देता है। वहीं से पूरा माहौल बना लेता है कि हम युद्ध ही करने आए, सिर्फ बदला ही लेने आए हैं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं, कोई समझौता नहीं, सिर्फ क्या करने आए, अपने राजा का अपमान जो तुमने किया है वो बदला लेने आए हैं। ये करता करता आगे की ओर बढ़ जाता है, जाकर इसकी जो मतलब मेन लड़ाई किससे होती, सिंध के राजा दाहिर से इसकी लड़ाई हो जाती है। जब ये भाई सिंध को जीतता है तो जो सामान रास्ते में जीत रहा था या सिंध में जीतता है, उन सब सामानों को मकरान भेजता रहता है अपनी राजधानी में। भाई वहाँ सोना लूटा, उसको भेज दिया मकरान, कुछ और लूटा, मकरान भेज दिया, सब कुछ मकरान को भेजता जाता है। और जब सामान मकरान पहुँच जाएगा तो वो किसके अधीन सामान पहुँचेगा, इसके भाई चाचा कह दीजिए, चाहे वहाँ के राज्यपाल के पास कह लीजिए, पहुँचता जाएगा। ऐसा ये कर रहा था, जीत जीत के सामान को भेज रहा था। तब तक इसको इस अभियान में काफ़ी समय लग जाता है, ये सिंध के राजा को जीत लेता है। तब तक यहाँ जो सिस्टम था ये सोच रहा था कि अब हम भारत के बाद आगे भारत के क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ कर दें, इसके बाद चीन की ओर निकलें। तो ये योजनाएं ही बना रहा था भाई, सिंध को जीतने के बाद आगे भारत के प्रांत जीते जाएं या चीन की तरफ निकला जाए, योजनाओं में संलग्न था। तब तक क्या होता है, अब आप यहाँ का हाल सुनिए। यहाँ क्या हो जाता है, जो यहाँ का खलीफा अल वलीद थे, इनका निधन हो जाता है, या ऐसा कह सकते हो ये पद से हट जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है क्या होता है, फिलहाल के लिए आप मान लो इनकी मृत्यु ही हो गई होगी। तो इनका छोटा भाई सुलेमान अल मलिक जो है गद्दी पर बैठ जाता है। तो सुलेमान अल मलिक की, और जब समझो बात, भाई अल वलीद के चहीते इसके चाचा जान थे, तो इसके भाई दुश्मन क्या दोस्त होता है, तो सुलेमान का चहीता क्या इनका चाचा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो वो तो पहले से नाराज था, तो इनके चाचा को पद से हटा देता है, वहाँ नया राजपाल नियुक्त कर देता है। अब तो खलीफा नया बन गया। तो ये चाहता था कि जितने भी विद्रोही हैं जो उनके दोस्त थे अल वलीद के और इसके क्या हुए, वो दुश्मन हुए, उन सबको एक एक करके सजा देना चाहता है। तो ये संदेश भेजता है, कहता है भाई मोहम्मद बिन कासिम तुम वापस लौट आओ, अब आगे अभियान नहीं करना है, अब तुम वापस लौट आओ और आगे की योजनाएं फिर देखा जाए कभी बनाई जाएंगी, तुम वापस लौट आओ। ये वहाँ से वापस लौट आता है, परंतु इसे नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, अब आगे क्या होगा। तो इतिहासकारों ने कई प्रकार से लिखा है कि जब ये वहाँ से आता है तो भाई अब देखो इसकी जो जानकारी हमने आपको दी है ये सब कहाँ मिली थी, इसकी पुस्तक है चचनामा। चचनामा में आप याद कर लीजिए पुस्तक का नाम क्या है, चचनामा। चचनामा में ये सब बातें लिखी हैं जो हमने आपको कहानी के रूप में सुनाई, ठीक है। तो उसमें भी लिखा है, और आप किसी भी किताब में देखेंगे तो कहीं भी आपको ये नहीं लिखा मिलेगा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण ये था कि भैया इसने जब जीता था दाहिर सेन को तो उसकी 2 बेटियां थीं, उनको इसने भेजा था उपहार स्वरूप यहाँ के खलीफा के पास। तो खलीफा तो बदल चुका था, तो ये कहता है अच्छा। और वो जब पहुँचती हैं तो वो कहती हैं कि हमें उपहार बना के भेजा है, हमें तो वो पहले लूट चुका है, हम तो झूठे हो चुके हैं। उपहार ऐसा होता है जो झूठा हो, अब आप हमें भैया स्वीकार करो या ना करो, हम तो पहले से लूट चुके हैं। तो ये वहाँ का भैया खलीफा गुस्सा होता है 1 बजे। तो जैसे आता है तो इसे पकड़वा कर बैल की खाल में भरवा दिया जाता है, जिससे दम घुटने से इसकी मृत्यु हो जाती है। एक बात, एक लेखक हुए हैं आपके बलाजुरी, इन्होंने इसकी मृत्यु का एक कारण बताया कि जब ये वहाँ से वापस आया तो इसे पकड़ लिया गया, कैद कर लिया गया और लाठियों से डंडों से इतना पीटा गया, पीट कर काफ़ी पिटाई हुई, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। बच्चों, न तो इसकी कहीं कब्र मिली है और न तो पता चला आज तक है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। ये सब कारण जो थे मैंने बता दिया आपको। तो जब कब्र ही नहीं मिली तो आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी मृत्यु किस प्रकार हुई होगी। तो बच्चों, आप लोग आज
मोहम्मद बिन कासिम के बारे में सब बातें जान गए। सुन लीजिए, जन्म भैया आया था 712 मोहम्मद बिन कासिम भारत। उद्देश्य इसका लूटना नहीं था, उद्देश्य राज्य करना भी नहीं था, पर्पज एक ही लेके उद्देश्य आया था कि सबक सिखाने जाना है। ये बात और है, यहाँ पे आके उसकी मन बदल गया, नीयत बदल गई, आगे को लूटने जा रहा था। बच्चों अगर इसको समय मिला होता, अगर इसको वापस न बुला लिया गया होता तो शायद मुगल वंश या जो वंश हुए हैं उनसे पहले ये भारत में अपना कब्जा कायम कर लेता और एक नए वंश का सूत्रपात कर देता। तो बच्चों आज हम लोगों ने जानकारियां ली मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।